अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वेलकम टू लाइव पिप्स स्टूडियो। आज के इस लाइव वेबिनार में हम मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे। अगर आप कैंडल समझते हो लेकिन फिर भी ट्रेड गलत हो जाती है तो रीज़न होता है एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर। इसीलिए हमने पहले जो है वो कैंडलस्टिक को समझा, कैंडल्स को रीड करने के हवाले से बात की। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किन किन स्ट्रक्चर्स में मार्केट मूव करती है, उसकी मूवमेंट को मजीद कैसे समझा जा सकता है। इस हवाले से इस वेबिनार में हम बात करेंगे। आज के इस वेबिनार में हम स्ट्रक्चर को क्लियर और सिंपल तरीके से समझने, बनाने और देखने की ट्रिक्स पर भी बात करेंगे। जो लोग ये सवाल करते रहते थे सर स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, अच्छा इस अभी मैं थोड़ा सा इसको बेसिक लेकर चलूंगा ताकि जो लोग नए होते हैं वो भी शुरू से सीखना समझना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। स्ट्रक्चर कोई एक तरह का नहीं होता, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। तो फिर इस पर एडवांस भी हम वेबिनार करेंगे। ठीक है, बेसिक इंटरमीडिएट और फिर इस पर जो है वो मास में भी बात की जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो आप लोगों ने चैट के अंदर एक्टिव रहना है ताकि जो मैं सवालात पूछूं तो उनका आप आंसर करें। और लर्निंग हमेशा याद रखें कि लर्निंग जो होती है वो सुनने से नहीं होती, सिर्फ सुनने के बाद गौर करना, प्रैक्टिकल करना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, उन क्वेश्चंस को पुट ऑन करना और उनके फिर जवाबात लेना, फिर जाके कंप्लीट लर्निंग होती है। अच्छा जी, मेरा आप लोगों से पहला सवाल है कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और कितने हैं जो इनको 6 मंथ से ज़्यादा ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो चुका है। चैट के अंदर अपना बताएं कि जी मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आप न्यू हैं तो आप इससे पिछला वेबिनार भी चैनल पर अपलोड है, वो भी लाजमी देखिएगा। फिर आप माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें समझने और देखने के काबिल हो जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट होती है, मैं भी बताऊंगा लेकिन पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि मार्केट कितने डिफरेंट वेज में मूव करती है। कि मार्केट की जो है वो दो तरह की मूवमेंट होती है, सॉरी तीन तरह की। या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगी, या मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, ठीक है, या मार्केट साइडवेज होगी। ठीक है, ये जो हम ट्रेंड की शक्ल बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाई और जैसे कि मैंने ये बनाई, अब ये बनाना तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसको विजुअलाइज करना चार्ट्स के ऊपर, इसको समझना ये थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये साइडवेज भी मैंने यहाँ पर बहुत आसानी से बना लिया, आप लोग भी ऐसे बनाते होगे या बनाते हुए देखा होगा आपने, तो ये बड़ा आसान है। लेकिन जब हम चार्ट पर आते हैं, चार्ट पर तो लाइंस नहीं होती ना, ये जो मैंने अभी शक्ल बनाई है, ये वाली या ये वाली या ये वाली, ये मैंने किस टूल की मदद से बनाई है? मैंने एक पेन टूल लिया और लाइन की मदद से बनाना शुरू कर दी। ये लाइन ही है ना, ये लाइन में ऊपर ले गया, ये लाइन में नीचे ले आया, ये लाइन में ऊपर ले गया, ये लाइन में नीचे ले आया। ऐसा है कि नहीं? ये जो मैंने शेप बनाई है, लाइन की मदद से बनाई है। और अगर मैं इसको लाइन चार्ट कहूँ तो क्या मैं गलत हूँ? आप सब यही कहेंगे माशाल्लाह कि ये लाइन की मदद से ही बनाई है, और ये लाइन चार्ट कहने में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लाइन चार्ट पर लाइन ही ड्रॉ होती हैं। लेकिन हमारा जो काम होता है वो होता है कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर, वो लाइन चार्ट के ऊपर नहीं हो। ठीक है, इस वजह से ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ट्रेंड का या साइडवेज का, ये अलाइन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है। उनको समझ नहीं आता कि यार किसको हम ट्रेंड कहें, किसको हम साइडवेज कहें, क्योंकि बज़ाहिर दिखने में साइडवेज भी उनको ट्रेंड नजर आ रहा होता है। क्योंकि जब मार्केट में ट्रेंड साइड मार्केट साइडवेज होती है तो बाज औकात मार्केट कुछ इस तरह की साइडवेज होती है। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट इस तरह की साइडवेज हुई होगी, तो बहुत से लोग इसको स्टिल ट्रेंड समझ रहे होते हैं। और बाज औकात मार्केट जो ट्रेंड में होती है वो कुछ इस तरह की ट्रेंड में होती है।
ठीक है? अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये स्टिल ट्रेंड में है या स्टिल ये यहाँ तक अप ट्रेंड में थी, यहाँ तक ब बेयरिश हो गई, फिर अप हो गई। इस चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो कन्फ्यूज़न क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइन समझकर जाते हैं, स्ट्रक्चर को लाइन से समझकर जाते हैं, लाइन चार्ट से, और अप्लाई कैंडलस्टिक पर कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि वो मार्केट की फॉर्मेशन को, उसके स्ट्रक्चर को समझते लाइन चार्ट पर है, अप्लाई कैंडलस्टिक पर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो कन्फ्यूजन का सामना होता है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। अब इसको हम अलाइन कैसे करें? कैंडलस्टिक के साथ इसको हम कैसे अलाइन करें कि हमें स्ट्रक्चर तो हमने लाइन से समझ लिया कि जी ऐसे होता है, इसको अप ट्रेंड कहते हैं, इसको बेरिश ट्रेंड कहते हैं और इसको साइडवेज कहते हैं। अब इसको हम कैंडलस्टिक के साथ अलाइन कैसे करें? कैंडलस्टिक के साथ अलाइन करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हम लाइनें ड्रॉ करते हैं ना, तो बेसिकली ड्रॉ करने के रूल्स क्या हैं? अब मैं आपके सामने ज़रा ड्रॉ करूँगा, अब आपने मुझे बताना है। ये देखें जी, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, मैंने कहा यहाँ से मेरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मार्केट गई अप, यहाँ से आई रिट्रेसमेंट, यहाँ से गई अप, ये आई रिट्रेसमेंट, यहाँ से गई अप, ये आई रिट्रेसमेंट, ये गई अप, ये आई रिट्रेसमेंट, ये गई अप, ठीक है? अब आप सब लोग इसको क्या कहोगे? अब सब लोग इसको कहोगे सर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है, ठीक है? मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। और जब कोई भी आपको समझाएगा वो कहेगा जी मार्केट इस स्ट्रक्चर में मूव करती है, मार्केट का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल है, ये तो हर किसी को आप बनाओगे तो वो समझ जाएगा, हाँ जी। अब सवाल ये बनता है कि सर आपने यहाँ से जो लाइन शुरू की, जो आप यहाँ तक लेकर आए, ये यहाँ तक ही क्यों? ये ऐसे भी तो बन सकती थी, यहाँ तक भी तो जा सकती थी और फिर इसमें ऐसे रिट्रेसमेंट आती, फिर ये यहाँ तक जाती। ऐसा भी तो हो सकता था ना, बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा, ठीक है? बाज़ औक़ात ये ऐसे, ऐसे, ऐसे बनेगा, ठीक है? बाज़ औक़ात क्या होगा कि ये ऐसे भी होगा, इसमें और उसमें फ़र्क है। तो समझने वाले फिर इस तरह में क्या समझते हैं कि जी यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बात उनकी सही है, लेकिन क्या हम इसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं? या मैं इसको सिर्फ़ सिंगल मूव कहूँ? और कहूँ तो किन रूल्स की बेसिस पर कहूँ? तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए, अलाइन करने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि मैं अगर कह रहा हूँ कि एक मूव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 1 मूव हो गई है, ये एक मूव कंप्लीट हो गई है और ये जो नेक्स्ट मूव आई, ये वाली मूव, ये इसकी रिट्रेसमेंट है। बनता है कि नहीं बनता ये सवाल? अक्सर लोग जब इस तरह समझ के चले जाते हैं कोर्सेज़ के अंदर, जब चार्ट पे जाते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं यार अब यहाँ तो बड़ा अजीब मामला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चार्ट लाता हूँ सामने आपके, अब जैसे ये एरिया है, अब किसी के सामने ये चार्ट आ गया, अब वो यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, तो वो कैसे करेगा? कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ कहेंगे नहीं जी नहीं, ये थोड़ी ना स्ट्रक्चर है, ये है। कुछ कहेंगे नहीं, तुम भी गलत हो, ये तो सारा ही एक मूव है। कुछ कहेंगे नहीं, तुम भी गलत हो, ये तो सारा एक मूव नहीं है, ये तो इस तरह था, है ना? अब ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आ रहे हैं उनके दरमियान? क्योंकि सबने अपना-अपना क्राइटेरिया अलग रखा हुआ है। सबके रूल्स डिफरेंट हैं, ठीक है? हम लॉजिकली देखेंगे, हम दूसरों की बात नहीं करते कि किसके क्या रूल्स हैं, ठीक है? हमने इसी वजह से पहले कैंडल को समझा कि कैंडल क्या होती है, ठीक है? उसका मतलब क्या होता है, उसके बनने का रीज़न क्या होता है। अब उसी की रोशनी में हम स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और बात, स्ट्रक्चर कब कहेंगे कि स्ट्रक्चर बन गया? ये सवाल भी पैदा होता है कि कब हमें पता लगेगा कि भाई अब स्ट्रक्चर की पैदाइश हो चुकी है, मार्केट एक स्ट्रक्चर में आ गई है। याद रखना कि हमेशा जब भी मार्केट 3 मूव
करती है, दो एक डायरेक्शन में हो और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। लाइक अगर मार्केट ऐसे और ऐसे मूव कर रही है, तो दो मूव जो हैं, जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं, ये एक ही डायरेक्शन में है और जो ब्लू में मूव है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी मार्केट दो मूव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले और एक मूव उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले, तो स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। अब इट इज अप टू यू कि आप इसको 1 2 3 का नाम दे दो, आप इसको ए बी सी का नाम दे दो, आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे दो, आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग 1 2 3 कहते हैं, बहुत से लोग ABC कहते हैं, कुछ XYZ कहते हैं, कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जब भी मार्केट दो मूव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले और एक मूव उसके अगेंस्ट ले, तो मार्केट में स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। अब चाहे वो ऐसे हो, तब भी स्ट्रक्चर बिल्ड है। तो हम इसको अपनी आसानी के लिए क्या देते हैं, 1 2 3। अब हमें पता लग गया कि स्ट्रक्चर की पैदाइश कैसे होती है, कैसे फॉर्म्ड होता है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो मैंने रेड मूव, जो मैंने पहला मूव बनाया, इसका कैसे पता चलेगा कि ये कंप्लीट हो गया है। हो सकता है कि ये मैंने यहाँ तक बनाया है, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी चार्ट पर आपको समझाया कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के व्यूज होते हैं, है ना। ऐसा कोई आएगा वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अभी तो 1 ही हुआ है, 2 3 तो हुआ ही नहीं है। तो इसका पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइन के अंदर ये जो मैंने शक्ल बनाई है, ये मैंने लाइन की मदद से बनाई है, लाइन चार्ट बनाया है। लेकिन जो हमारे कैंडल्स हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास एक कैंडल का हाई होता है, एक कैंडल का लो होता है। ठीक है, फिर एक कैंडल बनती है, उसका एक हाई है, उसका एक लो है। अब ये मैं पिछले वेबिनार में बता के आ चुका हूं कि एक कैंडल के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, हम यहां पर आगे चलेंगे। ठीक है, अब ये कैंडल इस तरह जा रही है, अप साइड पर। पहले हाई जो था वो यहाँ था, उससे ऊपर कैंडल क्लोज होने की सूरत में हाई आपका यहाँ चला गया, फिर आपका हाई यहाँ चला गया। ठीक है, जब तक एक ही डायरेक्शन के अंदर कैंडल्स बनती रहेंगी, आपका आपकी जो वन मूव है ये इस तरह चलती रहेगी, जैसे लाइन चार्ट चल रहा होता है। अगर अक्सर आपने लाइन चार्ट देखा हो, मैं आपको दिखाता हूं ये। ठीक है, पहले आप देख लो कि ये कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स बनी है 3, ऐसा ही है, कंसेक्यूटिव तीनों बुलिश कैंडल हैं। अब लाइन चार्ट पे चलो, ये देखो लाइन सीधी जा रही है, उन तीनों बुलिश कैंडल्स के बनने तक ये लाइन क्या है, सीधी जा रही है। इसके बाद बुलिश कैंडल आएगी। एक मिनट में जरा लाइन चार्ट पे लाइन लगा देता हूँ कि हमारी लास्ट किधर रुकी हुई है। ये हमारी लास्ट रुकी हुई है यहाँ पर लाइन चार्ट पर। ठीक है, अब हम जरा कैंडलस्टिक चार्ट पे जाते हैं, अगली कैंडल का मुजाहरा देखते हैं। अगली कैंडल जो है वो क्या बनी है, बुलिश। अब लाइन चार्ट पे देखते हैं, देखो लाइन सीधी चली गई, क्योंकि ये लाइन चार्ट है। जब तक एक ही साइड पे कैंडल्स जाती रहेंगी, लाइन सीधी रहेगी। उसके बाद एक और कैंडल, ये भी बुलिश, लाइन चार्ट पे आए, लाइन सीधी। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि जब तक एक ही डायरेक्शन के अंदर कैंडल्स बनती रहेंगी, तो भाई आपका जो वो वन वाली लाइन है जो हमने यहाँ बनाई, 1 2 3, ये वन वाली लाइन जो है वो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, जब तक आपकी ऐसे कैंडल्स बन रही हैं। अब मसला कहाँ आएगा, मसला वहां आएगा जब एक बेरिश कैंडल बनेगी। ठीक है, जब तक सारी बुलिश कैंडल बन रही हैं, ये तो आपको समझ आ गया कि हमारा वन मूव कंटिन्यू है। प्रॉब्लम और कंफ्यूजन लोगों को स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ आती है
या लोगों के नज़रिए और उनके व्यू पॉइंट्स वहाँ डिफरेंट होते हैं कि जब एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हो जाती है ऐसे। अब रेड कैंडल फॉर्म होने की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है मूव यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। और ये जो रेड कैंडल बनी है दैट इज द रिट्रेसमेंट। और अगर आप लाइन चार्ट को भी देखोगे, लाइन चार्ट भी वहां से रुक जाता है जहां पर आकर रेड कैंडल बनती है। तो लाइन चार्ट पहले ऐसे सीधा जा रहा होगा जब तक बुलिश कैंडल बन रही हैं। जैसी रेड कैंडल आई उसमें एक नोड बनेगी और जहां रेड कैंडल क्लोज हुई होगी वो भी वहां उतना ही स्लोप लेकर रुकेगा। तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगी, नोड बन जाएगी। जैसे कि आप स्ट्रक्चर सीखते हुए व्हाइट बोर्ड्स के ऊपर यहाँ नोड बनते हुए देखते हो, तो क्या हम इसको स्ट्रक्चर मान लें? सवाल ये पैदा होता है। मेरी नज़र में इसको हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको माने तो ये जो हर कैंडल का लो लगा है ये भी तो रिट्रेसमेंट ही थी। जैसे इस कैंडल का हाई ये लगा यहाँ तक, उसके बाद अगली कैंडल का लो यहाँ तक भी तो लगा है। तो मैं कहूँ जी ये और ये, फिर ये और फिर ये और फिर ये। क्या मैं यहाँ गलत हूँ? नहीं, मैं यहाँ गलत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम में रहते हुए, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले वेबिनार में कहा कि एक कैंडल के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, उसका हाई और लो भी एक लिक्विडिटी होती है, उसका हाई और लो भी एक स्ट्रक्चरल हाई स्ट्रक्चरल लो होता है। तो हम वहां गलत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम में रहते हुए छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की इमेजिनेशन कर रहे हैं। अगर हम इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन इस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर नहीं है ये अगर मैं H1 पे देख रहा हूं इस तरह, तो ये हो सकता है M5 का स्ट्रक्चर हो, M1 का स्ट्रक्चर हो, 10 सेकंड का स्ट्रक्चर हो, लेकिन ये H1 का स्ट्रक्चर नहीं है। H1 में ये जस्ट कैंडल्स है, इसीलिए कहते हैं मार्केट फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल का मतलब क्या? बिग सर्कल, बिग सर्कल के अंदर बिग सर्कल, 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 ये मामला चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब ये मूव कहाँ जाकर कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, इस पर बात कर लेते हैं। देखें, जो हमारे पास लास्ट बुलिश कैंडल है, ठीक है, पहली कैंडल बनी, उसका हाई नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मतलब मोमेंटम स्टिल ऑन दी अपसाइड, पावर स्टिल ऑन दी अपसाइड। तो क्राइटेरिया क्या बना? जैसे हम कैंडल में कहते हैं कि जब तक किसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, बायर्स ही पावर में रहते हैं, सेलर्स पावर में नहीं आते। ठीक है, इसी तरह एटलीस्ट अगर किसी मूव को कंप्लीट होना है तो भाई सेलर्स को पावर में आना पड़ेगा, सेलर्स को बायर्स को हराना पड़ेगा, फिर जाके वो मूव कंप्लीट होगा। अगर मैं यहां तक सिचुएशन रखूं तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बायर हार गए हैं? अगर इस तरह चार बाय साइड की कैंडल्स बनी हैं और एक बीच में इतनी सी सेल कैंडल आ गई है, तो क्या सेलर्स जीत गए, बायर हार गए? चार के मुकाबले में आधी? आप कहोगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने उसका जो रीसेंट लो है वो तक ब्रेक नहीं किया। तो मूव आपका तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक जो आपकी अपसाइड जाने वाली कैंडल्स हैं उनमें जो लास्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से मुराद कि वो किसी पिछली कैंडल की छत्र छाया के अंदर ना हो। ठीक है, पिछली कैंडल की हाई लो के दरमियान उसकी रेंज नहीं होनी चाहिए, वो पिछली कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज हुई हो, जैसे ये क्लोज हुई हुई है, जैसे ये क्लोज हुई हुई है। ये चारों की चारों क्या है? इंडिपेंडेंट कैंडल्स हैं,
इनकी अपनी एक पहचान है। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, ठीक है? हर कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक करके अपनी एक पहचान बनाई है, ठीक है? लेकिन ये जो लास्ट बेरिश कैंडल मैंने बनाई है, क्या इसने अपनी कोई पहचान बनाई? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ना इसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया, ना हाई ब्रेक किया, ठीक है? तो ये इस कैंडल की छत्र छाया में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनसाइड बार, क्योंकि ये पिछली कैंडल की छत्र छाया में है, तो इनसाइड बार नाम दे दिया जाता है। उसके बाद एक और कैंडल बने इस तरह की, जो लो तो इसके नीचे ले जाए, लेकिन क्लोजिंग देने में नाकाम हो जाए। कैंडल हम समझा चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है? अगर इस तरह की कैंडल बने तो इसका मतलब क्या होता है कि इस कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर नहीं है, बल्कि क्या है? बाइंग प्रेशर। और बाइंग प्रेशर तब बनता है जब क्या होता है? बायर स्ट्रांग होते हैं। तो ये कैंडल भी इस ग्रीन कैंडल की इनसाइड बार हुई, ठीक है? लेकिन एक कैंडल ऐसी बनती है जो इस ग्रीन कैंडल की लो से नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जो प्रीवियस बेरिश कैंडल है, उसकी विक इससे नीचे गई हुई है, उससे नीचे क्लोजिंग करने में कामयाब नहीं होती। लेकिन जो लास्ट बुलिश कैंडल थी, उसकी लो से नीचे क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाती है। तो यहाँ पर वो जो हमारा एक लॉजिक था कि सेलर्स का हावी होना ज़रूरी है मूव को कंप्लीट होने में, वो पूरा हो गया, ठीक है? यहाँ ये मूव, वन मूव आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही प्रीवियस इंडिपेंडेंट बुलिश कैंडल के नीचे अगर कोई बेरिश कैंडल क्लोज कर देती है, आपका वन मूव कंप्लीट हो गया। यहां तक बात समझ आ गई? इसको आप कहोगे कि ये जो मेरा हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, ये हाई आपका कंफर्म्ड। इसके बाद जो नीचे मूव जाएगा, देन आप इसको रिट्रेसमेंट कह सकते हो। अगर ये काम नहीं होता और मार्केट ऐसा करने के बाद दोबारा एक बुलिश कैंडल बना दे, ऐसे, ऐसी सूरत में आपका हाई कंफर्म नहीं हुआ, बल्कि जो आपका हाई यहाँ था, वो यहाँ से शिफ्ट होकर इस कैंडल पे चला जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनसाइड बार थी, इनका कोई वजूद, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, इससे लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट, 1 मिनट में ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट होगी, ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा। लेकिन H1 में इट इज़ नथिंग। और एक और सिनेरियो भी होता है कि जी इसके बाद एक कैंडल ऐसे बनती है जिसकी इससे ऊपर बॉडी तो नहीं जाती, विक चली जाती है तो ये भी इनसाइड बार ही, क्या है? इनसाइड बार ही है, लेकिन इसकी विक ऊपर चली गई है। तो मैंने कैंडल वाला वेबिनार इसीलिए पहले किया था कि आपको हाई और लो और ओपन क्लोज की समझ आ जाए, आपको कैंडल रीड करना समझ में आ जाए। तो इसका मतलब स्टिल यही है कि आपका हाई अब यहाँ नहीं है, आपका हाई अब इधर चला गया, हाई शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है? क्योंकि इससे ऊपर एक विक लग चुकी है, हाई आपका यहाँ से निकलकर यहाँ चला गया है। लेकिन जो आपकी लास्ट बुलिश कैंडल है ना, वो फिर भी यही रहेगी, ये वाली, वो ये नहीं बन सकती। जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी वो इस सूरत में आपकी रहेगी, ये वाली ही, ये नहीं बन सकती। लेकिन आपका हाई यहां से उठकर वहां चला जाएगा। ये बात भी समझ आ गई? यही सिनेरियो नीचे जाती मूव के अंदर होगा। उसमें क्या होगा? कैंडल्स ऐसे नीचे जाएंगी, जो लास्ट आपकी बेरिश कैंडल है वो ये है, जब तक इसके हाई से ऊपर, ये इसका हाई है,
जब तक इसके हाई से ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक ये लो कंफर्म नहीं हो सकता। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि एक कैंडल तो बुलिश बनेगी, लेकिन उसकी विक इससे भी नीचे चली जाएगी। तो क्या आपका लो यही रहेगा? नहीं जी, आपका लो ये नहीं है। लो आपका इधर आ गया, ठीक है? लो आपका किधर आ गया? लो आपका इधर आ गया। लेकिन कन्फर्म्ड तभी होगा जब ये आपकी जो लास्ट बेरिश इंडिपेंडेंट कैंडल है, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाए। देन आपका लो कंफर्म एंड रिट्रेसमेंट स्टार्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि जो हम वन बनाते हैं, ये कहां पर जाकर रुकना चाहिए, उसके क्या रूल्स हैं। तब हम कहेंगे कि दैट इज वन मूव, वन मूव कंप्लीटेड। टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पर, ठीक है, आप जिस भी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क करने जा रहे हैं, हर टाइम फ्रेम पर सेम रूल्स अप्लाई होंगे, सेम रूल्स। जितने बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा, उतना लेजिट होगा, उतना पावरफुल होगा, उतना उसकी रिस्पॉन्स अच्छा होगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, वन मूव आपका कंप्लीट हो गया, आपकी रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गई। अब रिट्रेसमेंट कब ओवर होगी? रिट्रेसमेंट आपकी तब ओवर होगी जब जहां पर आपका वन मूव कंफर्म्ड हुआ था, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे और एक स्टे कर जाए। इसका मैं सिनेरियो बनाकर भी आपको दिखाता हूं। लाइक यहां से मूव अपसाइड जाना शुरू हुआ, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपकी रिट्रेसमेंट आती है, ये आपका हाई कंफर्म्ड हो गया। ये आपका हाई क्या हो गया? कंफर्म हो गया। क्यों? इसकी लो से नीचे ये बेरिश कैंडल क्लोज हो गई। अब रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकती है? रिट्रेसमेंट आपकी जो आपका सबसे नीचे लो लगा हुआ है इस कैंडल का, जब तक इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, रिट्रेसमेंट यहां तक आ सकती है। इसको अगर यहां तक आ गई, इसको हम कहेंगे 100% रिट्रेसमेंट, कि ये पिछले मूव का 100% रिवर्स हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिट्रेसमेंट यहां तक आती है और उसके बाद मार्केट अपसाइड जाना शुरू कर देती, ऐसे। अब जैसे ही मार्केट आपके पिछले कंफर्म्ड हाई से ऊपर कैंडल क्लोज करती है, एक कैंडल क्लोज करे और एक कैंडल ऊपर स्टे कर जाए, ठीक है, तो वन तो आपका यहां कंफर्म हो गया था, टू अब आपका कंफर्म्ड हुआ। जैसे ही ये काम हुआ, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई और एक स्टे कर गई, ठीक है, तो आपका टू कंफर्म्ड हो चुका है और थ्री क्या है? ऑन गोइंग है। और थ्री वहां तक जाएगा जब तक इसका हाई कंफर्म नहीं होता, जैसे हमने वन का हाई कंफर्म किया था। ठीक है, अच्छा, बाज औकात क्या होगा कि मार्केट क्या करेगी? मार्केट एक कैंडल इस हाई से ऊपर क्लोज करेगी और वेरी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक इन कर देगी।
ऐसे। इस सूरत में आपका ये 2 जो है, ये कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट वापस ब्रेक इन कर चुकी है। ये जस्ट मार्केट ने इस हाई को लिक्विडेट किया और वापस ब्रेक इन। और अगर मार्केट ऐसे करते करते ये कर गई, तो अब आपका जो 1 2 3 है वो ऐसे तो नहीं बन सका, बल्कि वो ऐसे बन गया है। ये आपका 1 कंफर्म्ड हुआ, ये आपका 2 और ये 3 ऑन गोइंग है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? अच्छा, एक और सिनेरियो आएगा आपके सामने। वो सिनेरियो कुछ ये होगा कि मार्केट जब ऊपर जा रही होगी तो इसको ब्रेक तो नहीं करेगी, बल्कि इससे ऊपर विक लगा जाएगी। अब लोगों का सवाल ये होता है कि सर अब मैं इस 2 को कंफर्म कब करूं, जब इस विक से ऊपर ब्रेक करे या इस विक से ऊपर ब्रेक करे। तो मुझे आप लोग इतना बताओ, क्या ये हाई कंफर्म्ड है? जल्दी से चैट में बताएं, क्या ये हाई कंफर्म्ड है? ठीक हो गया। क्या ये वाला हाई कंफर्म है? नहीं। तो स्टिल मार्केट को इससे ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है, ना कि इसके ऊपर। ठीक है, ये क्लियर कर लें पॉइंट। अच्छा, एक और सिनेरियो होगा। उसमें क्या होगा कि मार्केट जो है वो, क्या अब 1 2 3 हो गया? जी बिल्कुल। दैट इज योर 1, दैट इज योर 2 और ये 3 ऑन गोइंग है। लेकिन ये जो 3 बना, ये जो 3 यहां से स्टार्ट होकर अभी स्टिल ऑन गोइंग है, इसमें एक और नया काम हो गया है। वो नया काम ये हो गया है कि आपका ये वाला हाई कंफर्म था, इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो आपने 3 कह दिया। आपका ये वाला हाई भी कंफर्म्ड हो गया है। तो मार्केट इज मेकिंग स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर कर लें। ये मार्केट, पहले मार्केट में हम क्या बनाने थे, 1 2 3 खाली। अब ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 1 सिंगल मूव था, ये 2 भी सिंगल मूव है। लेकिन ये जो 3 मूव गया है ना, ये ऐसे नहीं गया सीधा, ये ऐसे गया है। तो अब आपको इससे ऊपर भी क्लोजिंग जरूरी है और इससे ऊपर भी क्लोजिंग जरूरी है। दोनों के ऊपर क्लोजिंग जरूरी। आफ्टर दैट, अपॉन रिट्रेसमेंट यू कैन टेक अ बाय ट्रेड। बाजुकात मार्केट क्या करती है, ये मार्केट ने इधर हाई लगाया। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहां से नीचे आना शुरू, ऐसे। और आप इसको क्या मार्क कर रहे हो, डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। और जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, अब क्या हो गया, मार्केट ने 1 2 3 डाउन साइड बिल्ड कर दिया, बेरिश फॉर्मेशन हो गई। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कहां से काम करेगा, या डिमांड कहां से काम करेगी? और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो दैट इज नॉट अ ट्रेंडी मूव। इसको क्या कहते हैं फिर, साइडवेज। अब मार्केट के पास दो रास्ते हैं ट्रेंडी होने के लिए। वो कौन से रास्ते हैं कि या तो मार्केट इस हाई से ऊपर एक कैंडल क्लोज, एक स्टे कर जाए, इट इज इन अ बुलिश ट्रेंड। या फिर मार्केट इसके नीचे एक कैंडल क्लोज, एक कैंडल स्टे कर जाए, मार्केट इज इन अ बेरिश ट्रेंड। ठीक है, तो मैंने हर सिनेरियो आपको
बता दिया है। जो जो पॉसिबल सिनेरियोज आ सकते हैं आपके जर्नी के अंदर। अब हमें पता लग गया कि 1 2 3 कैसे कंफर्म्ड होता है, 1 को कैसे करना है, 2 को कैसे करना है, और 3 सेम लाइक। ठीक है। और जब तक मार्केट ये फॉर्मेशन करती रहेगी, मार्केट किस में रहेगी, अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके अपोजिट साइड ये मामला करेगी, अब इसने ये क्या किया, ये अपोजिट बिल्ड कर दिया ना, क्या यहां पर एक स्ट्रक्चर पैदा हो गया? एक भाई ने कहा है खाली, बाकी सो रहे हैं क्या? हाँ। लेकिन स्ट्रक्चर पैदा हो गया, क्या ट्रेंड शिफ्ट हो गया? क्या पिछला ट्रेंड टूट गया? क्या ये बुलिश ट्रेंड टूट गया? नया स्ट्रक्चर तो पैदा हो गया, लेकिन क्या ये पिछला ट्रेंड टूट गया? नहीं। ठीक है। ये पिछला ट्रेंड नहीं टूटा। ये टूटेगा कब? जब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज और एक स्टे कर जाएगी, फिर ये ट्रेंड क्या हो जाएगा, ओवर। और ये हमारा जो हाई होगा, ये उससे बड़े टाइम फ्रेम का मूव कंप्लीट होगा वहां पर। जैसे हम हाई को कंफर्म कर रहे थे तो कैंडल का लो टूटने का बात कर रहे थे ना, कि कैंडल के लो के नीचे एक कैंडल क्लोज हो तो जी हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब ये मूव के नीचे एक मूव कंप्लीट हो रही है, तो हमारा ये वाला जो हाई है ये स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहां से एक उल्टे स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई। ठीक है। अब वो चाहे 1 2 3 करके इसके नीचे आए, चाहे 1 2 3 4 5 करके आए, चाहे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 करके आए, लेकिन जैसे ही वो अपने पिछले मूव के लो के नीचे अपने मूव को कंप्लीट करेगा और कंफर्म कर देगा उस मूव को, यहां पर लो जैसे ही कंफर्म्ड होगा, इसके नीचे क्लोज होने के बाद एक कैंडल क्लोज करे, एक स्टे करे, मिनिमम क्राइटेरिया, और उसके बाद उसको कंफर्म करे। जैसे ही वो कंफर्म करेगा, आपका ये वाला हाई स्ट्रॉन्ग हाई बन जाएगा और आपका ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। लेकिन आप फॉलो किसको करोगे? क्या जब तक ये हाई नहीं टूटता आप क्या रहोगे, बेरिश? क्या ऐसा है? या इस हाई के टूटने पर आप बायर बन जाओगे? सवाल ये पैदा होता है। अब ये तुम लोगों को 1 2 3 कैसे कंफर्म होगा, ये जो मैं बना रहा हूं ये तुम लोगों को पता है कि ये कैसे कंफर्म्ड होंगे। ठीक है। अब मैं अगली कहानी आपको समझा रहा हूं। ये हमारा लास्ट लो पॉइंट, ये हमारा लास्ट हाई पॉइंट। अब इसके अंदर एक अपोजिट साइड का स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ इस तरह। उसने इसके नीचे एक कैंडल क्लोज की, एक स्टे की, और स्टे करने के बाद कंफर्म भी कर दिया उस लो को। ये मैंने बताया हुआ है अभी कि हाई और लो कैसे कंफर्म होंगे। ठीक है। उन्हीं सेम क्राइटेरिया पे उसने इस लो से नीचे एक कैंडल प्रॉपर क्लोज की, एक स्टे की, और फिर लो को कंफर्म कर गया। तो ये हाई हमारा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ये इतनी आसानी से ये हाई नहीं टूट सकता। इसका मतलब सिर्फ ये है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये है कि ये इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। मार्केट इसको तोड़ने से पहले डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन लाजमी देगी, रिट्रेसमेंट लाजमी देगी। इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ सकती। कहां से देगी, कैसे देगी, वो हमने देखना है। लेकिन आपका जो ट्रेंड है, जो अभी ये बिल्ड हुआ था ये वाला, ये शिफ्ट हो जाएगा अगर आपका ये हाई ब्रेक हो गया। ठीक है। ये हाई टूटने पर आपका ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई जरूर है, लेकिन जो आपका इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो ये है।
क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, जैसे नीचे वाले की शुरुआत इधर से हुई थी, ऐसे इसकी शुरुआत इधर से हुई। इसके सामने एक हर्डल था जिसको इसने क्रॉस कर दिया। अब ये है वो ट्रेंड, मौजूदा ट्रेंड आपका ये है। और ये कब चेंज होगा? जब इसके हाई से ऊपर एक कैंडल क्लोज, एक स्टे कर जाए। बात समझ आ गई? और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई है, इससे ऊपर जब तक कोई मूव कंप्लीट नहीं होता, तब तक स्टिल चांसेस है कि मार्केट यहां तक एक मिनी ट्रेंड को लेकर जाए और फिर दोबारा से नीचे शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो आपका हाई है, ये किसी बड़े टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग हाई बना है। इससे बड़े टाइम फ्रेम का हाई कंफर्म्ड हुआ है। बात समझ आ रही है? जिसको मैं स्ट्रॉन्ग हाई कह रहा हूं, वो इससे बड़े, फॉर एग्जांपल हम H1 में हैं, तो ये जिसको हम स्ट्रॉन्ग हाई कह रहे हैं, ये H4 का यहां पर जस्ट हाई कंफर्म हुआ होगा। तो हो सकता है मार्केट H4 या डेली में जब ये इस तरह जाए तो डबल टॉप कर रही हो। बात पल्ले पड़ी? और जब वो नीचे जाने शुरू कर दे तो वो 1 2 3 डाउन साइड कर जाए, डबल टॉप करके नेकलाइन ब्रेक। तो जिसको हम स्ट्रॉन्ग हाई कह रहे हैं, वो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हाई कंफर्म हुआ है। उसको इसलिए स्ट्रॉन्ग हाई नहीं कह रहे कि जब तक ये नहीं टूटता मार्केट बेरिश रहेगी। यहां तक किस किस को क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि सर स्ट्रक्चर को मार्क कब करना है। बहुत से लोग स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, वो उसकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं। देखें, स्ट्रक्चर मार्किंग आपने तब करनी है, फॉर एग्जांपल आपने देखा डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है और डेली का टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट लेने आया और डेली के रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया पर आज के दिन टेस्ट दे रहा है। उस वक्त आपने H1 पर जाकर स्ट्रक्चर को मार्क करना, देखना शुरू करना है। अगर H1 पर ये मामला हो रहा है जो मैंने अभी डेली में बताया, तो उस वक्त आपने जाकर M5 के स्ट्रक्चर को देखना है। हर वक्त स्ट्रक्चर मार्क नहीं करना, उससे पहले अपने चार्ट को क्लीन रखना है। सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम का आप स्ट्रक्चर मार्क करें, और वो भी रीसेंट वन। पीछे 2002 में क्या स्ट्रक्चर था या 1980 में क्या स्ट्रक्चर था, वो मार्क करने की जरूरत नहीं है। आज के महीने में डेली के टाइम फ्रेम पर रीसेंट मूव का स्ट्रक्चर क्या है, दैट्स ऑल। ये भी समझ आ गया कब मार्क करना है। अब एक कॉम्बिनेशन समझ लो। अगर मंथली का स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आप डेली की तरफ जाओगे, डेली के टाइम फ्रेम पर, और डेली की कंफर्मेशन के लिए आप जाओगे H1 के टाइम फ्रेम पर, और H1 की कंफर्मेशन के लिए आप जाओगे M5 के टाइम फ्रेम पर। दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए जाओगे 4 आवर पर, 4 आवर की कंफर्मेशन के लिए M15 पर, और M15 की कंफर्मेशन के लिए M1 के ऊपर। ठीक है? अच्छा, जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चरल हाई ब्रेक करती है, तो फिर क्या करें? ये तो पता लग गया कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ऑन गोइंग है। अब ट्रेड कैसे करें? सवाल ये है। का सीधा सा जवाब है, अब आपने वेट करना है। फॉर एग्जांपल ये H1 पे 1 2 3 हुआ, ठीक है? सबसे पहले आपने वेट करना है कि 3 मूव यहां पर जाकर कंफर्म्ड हो जाए। ठीक है? कंफर्म कैसे होगा, वो आप सबको पता लग गया। 3 मूव कंफर्म्ड होगा, रिट्रेसमेंट आएगी। जब रिट्रेसमेंट आएगी और पहला जो स्टेप होता है जहां से आप ट्रेंड को ज्वाइन कर सकते हो, वो होता है जो आपका 1 ब्रेक हुआ है जहां पर।
जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया। इस एरिया पर जब मार्केट आएगी, आपने उस जोन मार्क किया हुआ है, उस वक्त आपने कौन से टाइम फ्रेम में चले जाना है? हम H1 का देख रहे हैं तो कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे? अभी मैं बता के हटाऊं, जल्दी बताएं। M5। उस वक्त आपने M5 पे चले जाना है। M5 पे क्या हो रहा होगा? ये जो H1 पे इस तरह रिट्रेसमेंट आई है ना सीधी, M5 पे ऐसे आ रही होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, आपने वेट करना है कि इसका लास्ट लोअर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करे, एक कैंडल एक स्टे करे और अपना क्या करे, हाई कंफर्म्ड कर दे, और फिर रिट्रेसमेंट ले। रिट्रेसमेंट कहां तक ले? जहां पर उसने अपना लास्ट हाई कंफर्म किया है, या नीचे पड़े हुए इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक, देन वहां से एंट्री, और आपका जो M5 का जो लास्ट लो लगा हुआ है उसके नीचे एसएल, फिर आप करोगे ट्रेड। ठीक है, या इसको मार्केट क्रॉस करके इसके अंदर आ जाती है, फिर क्या करें? रिट्रेसमेंट ज्यादा हो गई, अब आपने इस लो के पास पास देखना है, इस लो के पास, या कोई बीच में कोई इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन जितने भी इम्बैलेंसेस को देखना है वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से नीचे पड़े हुए इम्बैलेंसेस को देखना है, या फिर आपने नीचे वाली सपोर्ट पे जाके स्ट्रक्चर को देखना है M5 के अंदर। उससे पहले M5 का स्ट्रक्चर मार्क करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई हम रिसेंट चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं, चले, यही सामने आ गई। ये डेली का क्या है? ये एरिया डेली का क्या है? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया, RBS एरिया। ठीक है, अब हम H1 पर जाएं। ठीक है, ये जोन आ गया। अब देखो, डेली में तो 3-4 कैंडलें नजर आ रही थी ना जो रिट्रेसमेंट ले रही थी। यहां पर क्या है? यहां पर ऐसे मूव नीचे आया, ये ये आपका लो लगा, कंफर्म्ड हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक एंड क्लोज हुआ, अगेन ये लो लगा, कंफर्म्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका ये लो लगा, ये कंफर्म्ड, उसके बाद कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपका लास्ट लोअर हाई पॉइंट किधर पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है इधर। इस लास्ट लोअर हाई पॉइंट के अंदर क्या स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ? ये इस तरह आ रहा था, क्या इसके अंदर मार्केट ने अपोजिट साइड के स्ट्रक्चर की शुरुआत नहीं की? जी बिल्कुल की है। 1, 2 एंड 3। फिर इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, क्या इसके अंदर मार्केट ने स्ट्रक्चर की शुरुआत नहीं की? जी बिल्कुल की है। 1, 2 एंड 3। और इसमें इसको यहां पर ब्रेक भी किया है, और इस जगह पे ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, इस जगह पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और यही जब आप स्ट्रक्चर जब यहां पर देखते हो कि यार ये यहां ब्रेक कर गया, तो इसने यहां बिल्ड किया था एक स्ट्रक्चर ऐसे, वो यहां तोड़ गया, तो आप इस एरिया पर जाकर फिर M5 में भी एंट्री तलाश कर सकते हो। और अगर आपको इस जोन का स्कैल्प करना है, तो जैसे ही मार्केट ने 1, 2
3 करने के बाद रिट्रेसमेंट लेना शुरू की, आप इन एरियाज पर भी M5 में जाके स्कैल्प कर सकते हो, एरियाज पर भी। लेकिन स्ट्रक्चर को जो मार्क करना शुरू करना है, वो तब करना है जब आपका बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीओआई ट्रिगर हो। पीओआई मतलब जहां पर आपने इंटरेस्ट लेना है, और इंटरेस्ट जहां लेना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब अगर मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट लेती है, तो लास्ट हाई किधर कंफर्म हुआ था हमारा? ये ये एरिया है आपका। नेक्स्ट, यहां से आप इंटर हो सकते हो। पाउंड यूएसडी पे देखते हैं आज की ये जो ट्रेड थी। यहाँ भी वही मामला है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। यहाँ भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। ठीक है। जब ये ट्रिगर हुई, उस वक्त जाके H1 में स्ट्रक्चर देखना है बस। H1 में आ गए, स्ट्रक्चर देखा हमने। लास्ट लोअर हाई पॉइंट ये है, यहाँ पर लो कंफर्म हुआ था, ये ब्रेक हो गया। उसके बाद आपका लो जो लगा वो ये लगा। ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम किया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब आपका नया स्ट्रक्चर यहाँ से ये 1 2 3 यहाँ पर कंफर्म्ड हो गया। हाँ जी, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, कंफर्म्ड हो गया। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट और ये अपसाइड। और ये जो मैं यहाँ पे ट्रेड का कह रहा था, वो इसकी ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया था। अभी हम ट्रेंड लाइन का भी वेबिनार करेंगे, उसका वो चीज़ भी आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही थी, ट्रेंड लाइन भी। तो आपने स्ट्रक्चर सिर्फ तब देखना है जब आपका बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई ट्रिगर हो, उससे पहले नहीं। गोल्ड पे चलते हैं। जैसे H1 पर यहाँ से आपका ये हाई चला, यहाँ कंफर्म्ड हुआ। ठीक है। 1 2 3। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, जब ये कैंडल क्लोज हुई, तो क्या यहाँ पर ब्रेक हो गया था? क्या यहाँ पर ये ब्रेक हो गया? वन ब्रेक हो गया? नहीं हुआ। ठीक है। कहाँ हुआ ब्रेक? ब्रेक जब ये कैंडल क्लोज हुई ना, ये वाली, ये वाली कैंडल क्लोज हुई, फिर ये ब्रेक हुआ। क्यों? क्योंकि इस हाई से ऊपर ये कैंडल क्लोज तो हुई, लेकिन नेक्स्ट ब्रेक इन कर गई। और ये हाई उस वक्त इधर भी नहीं, क्योंकि उससे पहले ये विक लग के इधर चला गया था हाई, एक तरह से। नो सॉरी, ये कंफर्म नहीं हुआ था ना, कंफर्म ये था। ठीक है, ठीक है, हाई इधर ही है, हाई इधर ही है। ठीक है। हाई जो है वो आपका इधर ही है। तो यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ एक तरह से। ठीक है। ब्रेक कहाँ हुआ? ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, और अगली कैंडल उससे ऊपर स्टे कर गई। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, ये ब्रेक हो गया। फिर ये कहाँ जाकर रुका? हाई इधर शिफ्ट, इधर से इधर, ये फिर इधर चला गया। उसके बाद ये इधर चला गया। ये आपका क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग लो, जो मैं आगे समझा कर आया हूं। इसमें ट्रेड या तो आप इधर करेंगे, या बिल्कुल इधर करेंगे। ऐसे ही है। और यहां से फिर आपका स्ट्रक्चर ये 1 2 और ये 3 नीचे गया। इसीलिए मैं आज कह रहा था गोल्ड को बाय देखो।
क्योंकि यहाँ पर इसका ये हाई ब्रेक हो चुका है। तो ये आप लोग जब स्ट्रक्चर मार्क करोगे क्यूआई ट्रिगर होने के बाद, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब H1 में अगर आप इधर से बाय ट्रेड करना चाहते हो, इधर से, तो आपको किधर जाना होगा? आपको ज़ाहिर सी बात है M5 में जाना होगा। और M5 में हमें क्या चाहिए? ये जो मूव नीचे आया है, ये जो मूव नीचे आया है, इसका लास्ट क्या टूटे? लोअर हाई। यहाँ तक तो नहीं टूटा ना? जब ये ज़ोन ट्रिगर हुआ, तो यहाँ तक तो कोई नहीं टूटा। ये हमारे पास लो कन्फर्म्ड हुआ था। यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? लिक्विडिटी स्वीप। लास्ट लोअर हाई हमारे पास ये पड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ भी नहीं है, ऊपर है, इधर। ये पूरा से एक ही मूव चला आ रहा है यहाँ तक। यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हुआ, इसकी वजह से लोअर आई हम इसको कह नहीं सकते। लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर हमारा कोई इंटरनल बिल्ड हुआ, 1 के नीचे क्लोजिंग आ गई, 1 2, और के ऊपर ये क्लोजिंग आ गई, तो ये 1 2 3 यहाँ पर बिल्ड हो गया। ठीक है, तो ये एरिया है जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ से। और हमारा जो एसएल होगा वो इस वीक के नीचे, बस ये टूटा, खत्म। और इस हाई पर गया तो इसको ब्रेक इवन कर देना। ब्रेक इवन, टीपी ले गया। तो जोन पर जाकर आपने स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, जोन से पहले आपने स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं करनी। जोन पर स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, चाहे वो नया स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा हो, चाहे वो पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ रहा हो। दोनों सूरतों में अक्सर लोग क्या करते हैं जी, जब तक पुराना लोअर हाई नहीं टूटेगा स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट हुआ। भाई अगर उसने पुराना लोअर हाई नहीं तोड़ा, लेकिन उसके अंदर अगर नया स्ट्रक्चर पैदा कर दिया, तो जब तक वो नहीं टूटता मार्केट मजीद बेरिश ट्रेंड में नहीं जा सकती। ये आपने क्लियर रखना है। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझा दिया। मूव कैसे कंफर्म होगा, मूव किस तरह बनेगा, ब्रेक कब कहेंगे, किस तरह के सिनेरियो में ब्रेक होगा, किस तरह के सिनेरियो में नहीं होगा, ब्रेक होने के बाद क्या हो सकता है, कितने टाइप के मूव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको पता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक था, ये मैंने आपको इस वेबिनार में कवर कर दिया। अगर इस पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, इंशाल्लाह इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर का एडवांस में भी करेंगे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके बाद जो हम वेबिनार करेंगे वो करेंगे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स पर। फिर उन पर ग्रिप होने के बाद फिर हम कुछ इम्बैलेंसेस वगैरह, स्मार्ट मनी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। फिर एडवांस स्ट्रक्चर को लेकर आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें आज आप जो समझाई हैं, समझ आ गई हैं आप लोगों को? जितने लोगों को समझ आ गई हैं बताएं। कल की आने वाली स्ट्रीम में हम इस पर जो है वो कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। जब तक मार्केट में 1 2 3 मूव नहीं होता, वो हाई कंफर्म तो कर रही है लेकिन हाई को ब्रेक नहीं कर रही, उसी के अंदर घूमे जा रही है, वो मार्केट साइडवेज है। जैसे आज मार्केट यहाँ पर साइडवेज थी। ठीक है, ये आपने देखा कि ये मार्केट ने हाई तो लगाया, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर रही थी। कंफर्म कब होना था? जब इससे नीचे कोई बेरिश कैंडल ने क्लोज होना था। तो ये क्या थी? H1 पर साइडवेज। अब ये हाई शिफ्ट होकर यहाँ चला गया है, क्योंकि इससे ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई, कंफर्म तो हुआ नहीं था, तो अब ये हाई यहाँ चला गया। तो ये अब सारे रूल्स आप लोगों को पता लग गए हैं, इनके हिसाब से मार्केट को रीड करें। और जिन्होंने कैंडल वाला वेबिनार नहीं देखा, उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये दुनिया के हर किस्म के चार्ट पर, हर किस्म कह रहा हूँ, हर किस्म के इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है, शर्त ये है कि कैंडलिस्टिक चार्ट होना चाहिए। चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो स्टॉक्स का हो, चाहे वो मेटल्स का हो, चाहे वो फॉरेक्स का हो, अगर उसका कैंडलिस्टिक चार्ट है
ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ वाइंड अप करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होगी। कल जो हमारी लाइव स्ट्रीम होगी वो इसी चैनल पर होगी, ठीक है? कल जो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे वो इसी चैनल पर करेंगे। टिप्स फाइंडर वाले चैनल पर लाइव स्ट्रीम नहीं होगी। चलें जी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। कल मुलाकात होती है।